हेलो, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? तो आज आपके लिए हम लोग लेके आए पोस्टर क्रैश कोर्स है आपके नीट के लिए। ठीक है, तो आज पहला दिन है, पहला फिजिक्स का दिन है। आज का पहला टॉपिक हमारा है एनएलएम हम वो पढ़ने वाले हैं। एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है क्या? बेसिकली न्यूटन्स के 3 लॉ थे हमारे बेसिकली। और तो न्यूटन के 3 लॉ थे। तो न्यूटन का पहला लॉ हमारा क्या था? न्यूटन का पहला लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के पहले लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक ये भाई साहब थे हमारे, ये गाड़ी लेके जा रहे थे, इसके ऊपर एक सामान रखा हुआ था। ठीक है, ये जा रहे थे आराम से, ये कुछ बना हुआ नहीं था, फ्री सामान रखा हुआ था। अभी क्या हुआ, आगे जाके यहाँ पे मुझे पत्थर मिल गया तो गाड़ी तो रुक गई, गाड़ी तो मोशन में थी। अब गाड़ी के साथ ये सामान भी हमारा क्या मोशन नहीं था, मोशन नहीं था। भाई साहब इस गाड़ी को तो सपोर्ट मिल गया, इसको एक एक्सटर्नल फोर्स मिल गया रुकने के लिए, पर इसको कुछ नहीं मिला, तो ये भी क्या होगी, ये आगे जाके गिर गया। तो बेसिकली इन्होंने क्या बताया, इनको जो 3 लॉ दिए थे न्यूटन ने, वो तीनों लॉ दिए थे फोर्स के बारे में बताने के लिए। पहला लॉ उन्होंने बताया कि लॉ ऑफ इनर्शिया की अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन नहीं रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई हम ना करें। ठीक है, आते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ बेसिकली है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? आपकी applied force. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force. इसका अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा? dp by dt वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? तुम्हारा नेट फोर्स, F नेट के, जो भी नेट फोर्स है आपका अप्लाई होगा। हम लिख सकते हैं इसको क्या? तो F बराबर कितना आ जाएगा? F बराबर आ जाएगा dp by dt। तो सेकेंड लॉ क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। ये फॉर्स इसको हम बताते हैं F बराबर m, F बराबर m सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ F बराबर m नहीं होता, बेसिकली F होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में कितना आपका चेंज आ रहा है वो होता है आपका सेकेंड लॉ। ये एक इसका मैथमेटिकल फॉर्म है जो आगे डिराइव करेंगे। ठीक है, अब इससे पहले होता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम देखो, मोमेंटम क्या होता है? मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास m है, तो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? v बराबर mv, v बराबर mv। मोमेंटम होगा v बराबर mv, v बराबर mv पुट कर सकते हैं इधर। f बराबर कितना आ जाएगा? dd by dt, p की जगह लिख देंगे mv। इसका डेरिवेशन कर लेंगे, कितना आएगा? f बराबर कितना आ जाएगा? f बराबर इसका करो कि पहला टर्म ये तो आता है ना a into b वाला, पहला टर्म m को बाहर निकाला dq by dt प्लस फिर b बाहर आएगा dm by dt। ये एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया आपका फोर्स का। फोर्स क्या आ गया? f m dv by dt प्लस b dm by dt। इसको और फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या था? m dv by dt प्लस v dm by dt। ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया। अभी आपसे पूछना कि m क्या कांस्टेंट रहता है क्या? m हमेशा कभी कांस्टेंट रहता है? यहाँ पे हमें लेना है m कांस्टेंट। यहाँ पे मैंने माना कि m जो तुम्हारा है वो कांस्टेंट होगा, पर m हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा। अभी हम लोग रॉकेट वाले करेंगे, रॉकेट मोशन जब पढ़ेंगे तो m कांस्टेंट वहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट जो भेजे जाते हैं तो उनमें क्या होता है, मास होता है, मास ये क्या गिरता जाता है, तो मास जब ऊपर जाता है वो कम होता जाता है। इसलिए यहाँ पे अभी क्या करेंगे, मास कांस्टेंट लेंगे, रॉकेट मोशन में मास कांस्टेंट नहीं होता, तो वहाँ पे हम जनरल एक्सप्रेशन ये वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट तो m 0 हो जाएगा, dm by dt 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अगर कोई भी कांस्टेंट 1 2 लिखा हो समथिंग, उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। सेम m का कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0 हो गया पूरा टर्म, तो यहाँ से लिख सकते हैं f कितना आ गया? f बराबर कितना आ गया? m dv by dt। m dv by dt क्या होता है? m dv by dt एक्सीलरेशन बेसिकली। dv by dt क्या होता है? e बराबर क्या था? dv by dt, काइनेमैटिक्स में पढ़ा होगा।
द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको लिख सकते हैं बराबर ma, कितना आगे है बराबर ma। तो सेकेंड लॉ है बराबर में क्या से डिराइव होता है, तो बेसिकली सेकेंड लॉ आपका है आपका the rate of change of momentum is directly proportional to net force। उसका डेरिवेशन उसको डिराइव करके हम लोग बराबर ma लेके आते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आगे यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंपल्स। इंपल्स देख लेते हैं क्या होता है। इंपल्स क्या है बेसिकली, इंपल्स होता है मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, डेल पी बाई डेल टी। तो डेल पी को लिख सकते हैं पी फाइनल माइनस का पी इनिशियल अपॉन में डेल टी। ये क्या होता है आपका इंपल्स। इंपल्स होता है मोमेंटम में जितना चेंज आ रहा है वो आपका होता है इंपल्स। इंपल्स में एक टाइप का फोर्स भी होता है। ठीक, नेक्स्ट फिर आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पे। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बेसिकली इन्होंने बताया था, एवरी रिएक्शन गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने कहा कि F, मैंने कहा 2 पॉइंट ले रहे हैं हमारे A और B, 2 पॉइंट मैंने ले लिए A और B। अगर A B पे फोर्स लगाएगा, अगर A B पे फोर्स लगाएगा तो B भी A पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, अगर A B पे फोर्स लगाएगा तो B भी A पे फोर्स लगाएगा, और कब, सेम टाइम। ऐसा नहीं है कि पहले A ने लगा दिया उसके बाद B लगाएगा, ऐसा नहीं, सेम टाइम में होगा। जैसे ही A ने B पे लगाया B भी तुरंत ही A पे लगाएगा फोर्स। सेम टाइम में हो सकता है, इसलिए हमको नहीं पता चलता कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है। तो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कह सकते हैं कि A एक्शन होगा या B रिएक्शन होगा, हमको नहीं पता कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर A B पे लगाएगा तो ये जो फोर्स होते हैं हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा पेयर में। हम कह सकते हैं कि F जो होगा F A B, F जो B पे फोर्स लगाएगा वो किसके होगा, माइनस ऑफ F B A। ये फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ये माइनस सिर्फ आपको ये बताएगा कि ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। अगर ये इधर लगाएगा तो इधर लगाएगा, ये माइनस हमेशा डायरेक्शन को आपको बताएगा। ठीक है, तो ये सेम हमेशा सेम टाइम पे लगते हैं। सेम फोर्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लग रहा है, सेम फोर्स लगनी चाहिए और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम टाइम में सेम फोर्स होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी इनका सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद आता है जैसे कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स होता क्या है, मैंने कहा एक सरफेस, एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसमें इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक, अगर ब्लॉक रखा है तो नीचे की तरफ फंजी लगेगा, ऊपर एक नॉर्मल जाएगा, ऊपर एक नॉर्मल लगेगा। सरफेस पे एक फ्रिक्शन लगता है, सरफेस से फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन अभी पढ़ेंगे, नॉर्मल के आगे पढ़ेंगे। सरफेस के तो एक फ्रिक्शन लगता है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, नॉर्मल फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा क्या होता है हमेशा, कांटेक्ट फोर्स। वो आपका कहलाता है कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वो आपका होगा कौन सा, कांटेक्ट फोर्स। इसको अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी नॉर्मल डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल से पहले कुछ फोर्स ले सकते हैं। फोर्स क्या होता है, ठीक है, फोर्स 4 टाइप के होते हैं, 4 में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग, टोटल 4 टाइप के फोर्स में मिलते हैं। ठीक है, पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है क्या, बेसिकली जितने भी फोर्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जितने भी पढ़ेंगे, टेंशन हुआ, नॉर्मल हुआ, कांटेक्ट फोर्स हुआ, जितने भी फ्रिक्शन फोर्स हुआ, ये सारे तुम्हारे किसके अंडर में आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंडर में आएंगे। ठीक है, एक बाकी ये नॉर्मल न्यूक्लियर फोर्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन आपस में घूमते हैं। ठीक है, उस पर बात नहीं करेंगे। तो मेन है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जितने भी पढ़ेंगे सारे फोर्स हमारे इसमें लाई करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है तुम्हारा वो अकेला एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा।
ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या वैसे, ये है अर्थ हमारी, ठीक है। मान लिया मैंने एक मास का, ये m मास का एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, m मास का ब्लॉक रखा हुआ था, ठीक। तो नीचे की तरफ mg लगेगा, बट अर्थ क्या करेगी, अर्थ अपनी तरफ किसी चीज को खींचती है। अर्थ क्या करेगी, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी। तो इस मास ऑब्जेक्ट, मान लो m ब्लॉक रखा हुआ था m मास का, इसको नीचे की तरफ खींचेगी, वो नीचे की तरफ खींच रही है, ठीक। नीचे की तरफ, ऊपर भी एक फोर्स, इसको क्या, इसको फोर्स लगाने, बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, जो कि नॉर्मल कहलाता है। अब मेरे का ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। अब ब्लॉक इधर रखा हुआ है, अब इसमें ये भी m मास का है, तो इसमें भी mg लगाएंगे नीचे की तरफ। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो m ब्लॉक, जो मास mg लगता है वो टुवर्ड्स दी हमेशा सेंटर लगता है। जो भी हम मास लगाएंगे वो टुवर्ड्स, ऐसे तो मान लो यहाँ पे कोई खड़ा होता है, आपको गिर जाएगा, तो फिर तो गिर जाना चाहिए इसके हिसाब से, यहाँ पे mg लगना चाहिए तो गिर जाना चाहिए, क्योंकि जो m मास जो mg लगता है वो हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर लगेगा। और मेन कि यहाँ पे अर्थ हमारी गोल है, पर हम लोग क्या करेंगे, अर्थ को फ्लैट मानेंगे यहाँ पर, ठीक है। अर्थ हमारी जो होगी फ्लैट होगी, फ्लैट सरफेस, अर्थ को हम लोग फ्लैट सरफेस के रूप में लेंगे, सर्कल में नहीं। और जब भी अगर कोई सर्कल में जो भी सेंटर, जो भी मास लगेगा mg लगेगा, वो हमारे साथ किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ ही लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा कि अगर मान ली मैंने सर्कल है, ये m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था G बराबर G m1 m2 बाय r स्क्वायर पढ़ा था। ये फोर्स है F बराबर G m1 m2 बाय r स्क्वायर। अगर मैंने मान लिया इस वाले ब्लॉक का मास m1 था, तो नीचे की तरफ g लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा। ये पूरा पोर्शन तुम्हारा क्या हो जाता है, ये पूरा पोर्शन तुम्हारा क्या हो जाता है, g। इसको g से, स्मॉल g से लिखते हैं। ये रिलेशन ग्रेविटेशन में पढ़ोगे तो ये सीधा सीधा आ जाता है F बराबर mg। तो मेन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि अर्थ में या फिर वो भी सर्कल होगा, सर्कल में जो mg लगेगा नीचे, वो हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर लगेगा, ठीक है। मेन आपका पॉइंट ये है। अब आते हैं मेन नॉर्मल होता क्या है बेसिकली। अभी हम लोग क्या करना है, अर्थ को हम लोग एक फ्लैट सरफेस के रूप में लिखेंगे। मैंने एक सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, जिसका मास m है, ठीक है। तो नीचे की तरफ mg लगेगा, एक फोर्स लगाएगी, नीचे की तरफ फोर्स लगेगी। अब इस फोर्स को अगर कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा होगा तो नीचे चला जाएगा कोई। अगर अर्थ मुझे नीचे, अगर मैं ही खड़ा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ही खड़ा हूँ, तो अर्थ मुझे नीचे खींच रही होगी, नीचे खींच रही होगी। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो पा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे खड़ा हो रहा, कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा जो मुझे बैलेंस कर रहा होगा। मतलब कह सकते हैं ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जो इसको बैलेंस कर रहा होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में है, अपनी कंडीशन में खड़ा होगा, तो नीचे चला जाएगा पूरा। इस ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है, जो कि फोर्स कौन सा होता है, तुम्हारा नॉर्मल फोर्स होता है, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम में, तो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, तो कह सकते हैं कि F बराबर क्या आ जाएगा, mg, ठीक। और ये नॉर्मल जो फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स ये क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर दी सरफेस। ये पॉइंट ध्यान रखना, नॉर्मल फोर्स जो होता है, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। जो नॉर्मल फोर्स होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर लगेगा सरफेस के ब्लॉक के नहीं, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर दी सरफेस। और कह सकते हैं ये अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट से क्या लगेगा, अवे या टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट, मतलब इधर ही लग रहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ ही तो लग रहा है, ठीक है। मेन पॉइंट आपका ये है कि सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक। अगर मैं कहूं, अगर यहां पे मेरा ब्लॉक रखा हुआ है, अगर ऐसा कुछ ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसा कुछ ब्लॉक, अगर ये m मास इसका है, तो नॉर्मल किधर आएगा, नॉर्मल बता सकते हैं किधर आएगा, नॉर्मल किधर आएगा। नॉर्मल सरफेस, हमारी सरफेस क्या है, सरफेस को ये टच कर रहा है, ये तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये, तो नॉर्मल हमेशा इधर एडजस्ट करेगा, नीचे तरफ क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, नॉर्मल फोर्स हमेशा एडजस्ट करेगा आपका सरफेस के परपेंडिकुलर।
इसके बाद आता है मेन एफबीडी वेब का जो इम्पोर्टेंट है। एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी एक सरफेस है, इस पे ब्लॉक्स रखे हुए कुछ, एक ब्लॉक ये रखा हुआ है, एक ब्लॉक ये रखे हुए हैं। इसका एफबीडी बनाना है। मान लिया इसका मास m1 है, इसका m2 है, इसका m3 है। एफबीडी मतलब होता है ये जो डायग्राम है उसको तोड़ देना, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना। मैंने कहा m1 का बनाते हैं एफबीडी पहले। m1 का ये ब्लॉक m1 है, टोटल फोर्स कितने, एफबीडी का मतलब जितने फोर्स हर ब्लॉक पे जितने फोर्स लगेंगे सारे बता दो। कितने कितने फोर्स लगेंगे, नीचे की तरफ mg लगेगा, एक m1g लगेगा, इस पे एक ऊपर की तरफ ये m1g अपोज करेगा ऊपर की तरफ, एक नॉर्मल आएगा, ऊपर नॉर्मल आ गया। इस ब्लॉक पे से कितने फोर्स लगेंगे, और कोई फोर्स लग सकता है क्या, ये लगेगा। चलो सेकंड वाले पे सेकंड है आपका m2 पे कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो नीचे m2g लगेगा, एक तो नीचे m2g लगेगा, ठीक। ऊपर की तरफ एक नॉर्मल जाएगा n1, इधर मान लेते हैं n1 लगेगा नॉर्मल, इधर लगा n1, ठीक। अब देखो ये दो ब्लॉक आपस में रखे हुए हैं, अगर m1 ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है इस ब्लॉक पे तो m2 नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। अगर m1 ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रहा है तो ये भी तो नॉर्मल लगाएगा, तो हम कह सकते हैं नीचे एक नॉर्मल लगेगा, इधर भी। m1 m2 एक दूसरे के कांटेक्ट में, m1 क्या कर रहा है, m1 एक नॉर्मल ऊपर की तरफ लगा रहा है, नॉर्मल ऊपर की तरफ लगाए तो m2 तो नीचे उसको अपोज करेगा, तो नीचे भी इस पे भी m लगेगा, इस पे भी m लगेगा एक नॉर्मल। तीसरा टोटल फोर्स कितने हो गए, m3 पे हो, m3 पे कितने फोर्स लगेंगे टोटल, m3 पे कितने फोर्स लगेंगे, नीचे की तरफ m3g ग्रेविटी को लगेगी, नीचे की तरफ m3g, और इधर देखो n1 लग रहा था नॉर्मल, अगर n1 लगा रहा है m2 लगा रहा है n1 m3 पे तो m3 भी लगाएगा n1, सेम इस पे भी क्या लगेगा n1, और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लग जाएगा जो कि तुम्हारा आ जाएगा n2। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। टोटल कितने फोर्सेस लगेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है हर ब्लॉक पे कितने टोटल फोर्सेस आपके लग रहे हैं, और कोई फोर्स लगेगा। चलो मैंने मान लिया ये m1 है, ये m2 है, ठीक। इसका अगर एफबीडी बनाना चाहूँ, अगर मैं मान लेता हूँ इधर बॉल है आपकी, ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, इसका एफबीडी बनाऊँ m1 पे, m1 का ब्लॉक है m1। अगर मैं मान लो इस पे, अगर मैंने कहा इस पे F फोर्स लग रहा है, मैंने कहा ये दो ब्लॉक रखे हुए थे, एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, इधर से एक फोर्स F लग रहा था, इसको ढकेल रहा था, इसको ढकेल रहा था, तो F फोर्स किस पे लगेगा, m1 पे लगेगा, m2 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि F फोर्स किस पे लग रहा है, m1 पे लग रहा है, m2 से इसका कोई मतलब नहीं। m1 का अगर एफबीडी बनाऊं तो इधर से क्या F लग रहा है एक फोर्स, नीचे की तरफ क्या लगेगा m1g, नीचे की तरफ m1g, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लगेगा। अब ये क्या है, ये मान लो A ब्लॉक है, ये B ब्लॉक है, A और B एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो इधर से भी एक फोर्स लगेगा, ये B वाला A पे लगाएगा, A B पे लगाएगा। मान लिया मैंने कौन सा फोर्स लगा रहा है, ये m1 लगा रहा है, तो टोटल A ब्लॉक पे कितने फोर्स लगेंगे, एक ऊपर नॉर्मल, एक m1g, एक इधर से फोर्स लग रहा है, एक इधर से B फोर्स लगा रहा है m1 नॉर्मल। सेकंड m2 पे आ जाओ, m2 का बनाना एफबीडी, तो नीचे की तरफ लगेगा m2g, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लग रहा होगा, n डैश मान लेता हूं। अब देखो अगर B A पे फोर्स लगा रहा है तो A भी B पे लगाएगा, अगर ये n1 लगा रहा है तो ये भी n1 लगाएगा, इधर से एक बॉल लगा रही होगी फोर्स, जब इसको प्रेस कर रहे हैं तो इधर से एक बॉल भी तो प्रेशर लगा रही होगी फोर्स, ये कह सकते हैं इधर एक फोर्स लग रहा होगा, इधर से फोर्स लग रहा होगा, कौन सा होगा n बॉल लिख देते हैं क्योंकि बॉल फोर्स लगा रहा है। ये एफबीडी बन गया टोटल आपका, कोई दिक्कत। चलो अभी क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि थ्री ब्लॉक्स हैं आपके, थ्री ब्लॉक्स ABC आर पुल्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, ये पुल करेंगे हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे, फोर्स जो है 80 न्यूटन का है, ठीक है, फोर्स जो है 80 न्यूटन का लग रहा है इस डायरेक्शन में, शो इन द फिगर। तो आपको बताना है किस पे कितना फोर्स लगेगा, ये T1 और T2 की वैल्यू बतानी है, T1 और T2 की वैल्यू आपको निकालनी है। ये निकालना है T1 कितना आएगा एंड T2 कितना आएगा आपका, ये T1 और T2 की आपको वैल्यूज निकालनी है।
चलो एफबीडी बना लेते हैं जरा। एफबीडी ये नीचे की तरफ 50, ये 5 कितना लग जाएगा, 50 फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। जी की वैल्यू अगर मैं कह लेता हूँ, जी बराबर करके लेते हैं, नीचे 50 लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल जाएगा। इधर T1 मान लो ये इस पे ही T1 लग रहा है तो इधर भी T1 लगाएगा, सेम इधर नीचे 30 आ जाएगा, ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल एंड मान लेते हैं डैश, इधर ही T2 लगा रहा है ये भी T2 लगाएगा, सेम इधर ये नीचे 20 लगाएगा, ऊपर की तरफ एक लगेगा एंड डबल डैश मान लेता हूँ, नीचे की तरफ F लग रहा है, टोटल T1 और T2 निकालना है। इससे पहले इसका कर सकते हैं एग्जांपल बता। अगर मैंने कहा इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, देखो अगर ये ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक है या तो एफबीडी बना के करेंगे या तो नॉर्मल कर लेंगे। मैंने कहा ये 2M ब्लॉक का है, ये क्या है, ये M ब्लॉक का है, ये कितना है, ये 3M, ठीक है ब्लॉक रखे हुए। एफबीडी बनाया तो नीचे की तरफ कितना लगा, 20 लगा होगा, 2mg लगेगा, 2mg आएगा, कितना आएगा 20 आ गया। इधर देखो ब्लॉक, अगर सबका एफबीडी अलग अलग बनाता, मैंने एफबीडी अलग अलग बनाता तो इधर 2M लग रहा था, ये 2M लगा तो नीचे की तरफ 20 लगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, सेम सेकंड M वाले का बनाता, अगर मैं M वाले का बनाता तो नीचे कितना लगेगा, M 2M था तो ये 20M हो गया, सेम ये कितना आ जाएगा 10M आ गया, GM 10M आ गया, mg के नीचे लगेगा, एक नॉर्मल भी लग रहा था, नॉर्मल लगेगा और ऊपर की तरफ मैंने मांगे n डैश लग रहा था, ठीक सेम। अगर मैं इस 3M का बनाता, इस 3M का बनाऊं तो 3M का तो नीचे की तरफ कितना 30M लगेगा, एक नॉर्मल n डैश लगेगा और ऊपर कितना लगेगा n डबल डैश मान लिया। चलो अब इक्वेशंस लिखते हैं, तो ये सारा इक्विलिब्रियम में बैलेंस है पूरा, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर बैलेंस हो जाएगा 20M आ गया, यहां से इस वाले में देखो 20M बैलेंस हो गया पूरा। अगर इसमें 20M बैलेंस हो गया तो इसमें इस वाले की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस वाले की देखो n डैश माइनस का n डैश बराबर कितना आ जाएगा, ये इसके इक्विलिब्रियम में बैलेंस हो जाएगा, n डैश बराबर कितना आ जाएगा 10M प्लस का n, टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा होगा इसमें, इस वाले ब्लॉक में n डैश ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, तो भी तो अगर ये दोनों आपस में बैलेंस हो गए तभी तो इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है। अब n की वैल्यू कितनी थी 20M, अगर 20M पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा 30M आ गया टोटल n डैश, मतलब इस वाले कॉन्ट्रैक्ट पे कितना लग रहा है 30M लग रहा है। सेकंड इस वाले की बनाओ, इसमें कितना आ जाएगा n डबल डैश जो हो जाएगा वो n डैश प्लस किसके इक्वल है 3M के इक्वल है, n डैश कितना आ गया 30 आ गया, कितना आया था 30 आ गया, ये भी 30 है तो कितना आ जाएगा 30M प्लस 30M कितना आ गया 60M। तो इस पे कितना लग रहा है, इस पे यहाँ पे कॉन्टैक्ट में कितना लग रहा है 60, मतलब डबल n डबल डैश यहाँ पे कितना लग रहा है 60 लग रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टोटल नेट फोर्स टोटल मास कर सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाला तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास कर सकते हैं, सेम वही करना है, या तो सबका अलग अलग एफबीडी बना लो, इक्वेशन बना लो, या नेट फोर्स नेट मास निकालो, सीधा नेट मास निकालो। चलो अब इसको करते हैं जरा, इस पे कितना लग रहा है 50 लग रहा है, इस पे 30 लग रहा है, इस पे कितना लग रहा है 20 लग रहा है। इसका एफबीडी बनाते हैं जरा, इस सेकंड वाले का, ये कितना है 2 kg है तो नीचे 20 लग रहा होगा, इधर से क्या F लग रहा है, ऊपर n डबल डैश लग रहा है, इधर से कितना लग रहा है T2 लग रहा है, ठीक। अगर इसको बैलेंस करूंगा, अगर इसको बैलेंस कर लूं कितना आ जाएगा, T2 किसके बराबर हो जाएगा, T2 बराबर F को हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा T डबल डैश बराबर किसके हो जाएगा 20 के, ठीक। T डबल डैश इसके बराबर हो गया। सेकंड इसका एफबीडी बनाओ, इसका सेकंड वाले का, सेम T1 T2 कितना आएगा कैलकुलेट करो जरा, T2 कितना आ जाएगा, अगर इसका इस वाले का एफबीडी बनाऊं इसका कितना आएगा
कैलकुलेटर बनाओ। पानी पी लो। चलो देखते हैं। इस ब्लॉक में पता है पूरा नेट फोर्स कितना आ रहा है, 100 न्यूटन। टोटल ब्लॉक अगर मैं टोटल वो सिस्टम मान लूं, पूरे टोटल ब्लॉक को एक ही ब्लॉक मान लूं, टोटल मास कितना हुआ 5 3 8 2 10 हुआ। टोटल कितना आया 10 मास आया। टोटल m कितना आ गया 10 आ गया। टोटल F बराबर है में याद है, F बराबर है में नेट फोर्स कितना है 80 न्यूटन। टोटल मास कितना है 10। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं कह सकता हूं कि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से चल रहा होगा। अब कह रहा है इसमें क्या करना है, अब किसके बीच में निकालना है, T1 और T2 निकालना है, T1 और T2 निकालना है। अगर मैं करूं, मैंने कहा ये वाला, अगर T2 निकालता हूं पहले, तो T2 में देखो T2 से ये आगे चला जाएगा, ये ब्लॉक बचा सिर्फ T2 भाई T2 किन पे लग रहा है, इन पे इस पे लग रहा है, ठीक। T1 किस पे लग रहा है, इस पे। अगर मैं T1 निकालूं, इस पे देखो, इस पे ब्लॉक कितना लग रहा था, कितना लग रहा है इस पे 5 है। अगर मैं इसका एलबीडी बनाना चाहूं, एलबीडी नीचे की तरफ कितना लगेगा 50 लगेगा, इधर की तरफ क्या लग रहा होगा T1 लग रहा होगा, इधर की तरफ भी T1 लग रहा होगा, ठीक। या तो ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल बैलेंस करेगा इसको इससे, बाकी T1। अगर मैं डायरेक्ट निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा 5 और एक्सेलरेशन कितना था, मास कितना है इसका 5 हो गया, एक्सेलरेशन कितना था, एक्सेलरेशन 8 आया। तो टोटल इसमें T1 कितना लगेगा 8 5 जा 5 into 8 कितना आ जाएगा 40। तो T1 कितना आ रहा है 40, ठीक है। 8 5 जा 40 वाला देखो कौन सा है 40 वाला। आगे निकालने T2 निकालने की जरूरत नहीं, 40 वाला मिल गया सीधा, ठीक। सेम अगर निकालना चाहे T2 भी निकाल लो, कितना आ जाएगा नेक्स्ट ये वाला बनाओ। कह रहा है 3 ब्लॉक ए बी सी है जिनका मास है, ए का मास है तुम्हारा कितना, इसका है 4 kg, इसका तुम्हारा कितना है 2 kg, और सी वाले का कितना है 1 kg। अब कह रहा है कि आर इन कांटेक्ट ऑफ फ्रिक्शनलेस सरफेस, जो सरफेस है आपकी फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पे बोला गया फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन इन द फिगर। इफ द फोर्स 14 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द 4 kg ब्लॉक, इस 4 kg ब्लॉक पे F बराबर कितना आपका लगाया गया कितना है 14 न्यूटन। 14 न्यूटन का अगर फोर्स लगाया जा रहा है तो कांटेक्ट फोर्स बताना है A और B के बीच में, A और B के बीच में कांटेक्ट फोर्स बताना है। तो मैं क्या करूं, इस पूरे को सिस्टम मान लूं, पूरा एक इस पूरे को भी पूरा सिस्टम मान लेता हूं, ठीक। तो अगर एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा F अपॉन नेट मास, टोटल मास कितना है F, तो F कितना है आपका 14 न्यूटन, टोटल मास कितना है 4 7 आ गया। एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ब्लॉक पूरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से चल रहा है,
एक्सीलरेशन से जा रहा है आगे की तरफ। अब कह रहा है कि कांटेक्ट फोर्स ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, वो आपको बताना है। तो ए और बी के बीच में फोर्स देखो, तो मुझे सी से मतलब नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं। बी का मास देखो कितना है, 2 है, मतलब कह सकते हैं नीचे कितना लगा रहा होगा, 20, इसका कितना लग रहा होगा, 40 लग रहा होगा, इसका कितना लग रहा होगा, 10। तो इनके बीच में कितना आ जाएगा, बता सकते हो? अगर मैं एफएटी इसको ऐसा रख लूँ पूरा, ये 4 है, ये ऐसा है, ये ऐसा, अगर मैं इनके बीच में लगाना है, इनके बीच में अगर लगाना है तो टोटल नेट फोर्स जो आता था इनका सम होता था, तो सीधा सम करो, 2 और 1 कितना आ गया, 3 कितने एक्सीलरेशन से जा रहे थे इनटू 2 से, तो टोटल कितना आ जाएगा, 6 डायरेक्ट नहीं करना है तो एफएटी बना सकते हो। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मल आप एफएटी बना के भी कर सकते हो, पर डायरेक्ट करने के लिए क्या है, मैंने इसको एक सिस्टम मान लिया, पूरा सिस्टम मान लिया, ठीक। टोटल नेट फोर्स हमको पता है F बराबर कितना है, 14 है। टोटल मास निकाले, टोटल मास कितना आ गया, 7। एक्सीलरेशन निकाल सकता हूँ, कितना आ जाएगा, 14/7, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ गया। अब मैंने कहा कि ए और बी के बीच में अगर मैं मान लेता हूँ, इधर मान लो n लग रहा है तो इधर भी n लगेगा इनके बीच में, ये टोटल निकालना, तो ये टोटल निकालना, तो ये जो n होगा ये टोटल इसका ही तो होगा सम। अगर मैं इसका भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसका निकालता हूँ, इससे निकालता हूँ, टोटल इनका कितना था, इसका 2 था, इसका 1 था, तो टोटल मास कितना आ गया, 3। तो कितने एक्सीलरेशन से आगे भाग रहे हैं ये लोग, 2 से, तो टोटल कितना आ गया, 6 न्यूटन का फोर्स आ गया। अगर मैं इधर से करता, मान लो मैं करता, तो ये इसका कितना है, 4, ये 2 एक्सीलरेशन से आगे भागेगा, तो कितना फोर्स लगना चाहिए, 8 न्यूटन लगना चाहिए, 4 2 8 न्यूटन। अब क्या कर रहा है, इधर से 14, अगर ये आगे भाग रहा है, इसको और सपोर्ट कर रहा है, भाई ये आगे की तरफ भाग रहा है, पीछे से 14 न्यूटन का फोर्स और लगता जा रहा है, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 14 माइनस 8, 6 न्यूटन आ जाएगा। 10 निकालो, 10 निकालो। नेक्स्ट, इससे पहले अब देख लेते हैं पुली का कॉन्सेप्ट, आइडियल पुली। आइडियल पुली क्या है, आइडियल पुली का मतलब होता है, एक आइडियल पुली का मतलब होता है कि आइडियल पुली जो है तुम्हारी, इस पुली मासलेस, ये पुली जो तुम्हारी ये मासलेस है, ठीक है, ये तुम्हारी पुली क्या है, मासलेस है, और ये जो स्ट्रिंग लगी हुई है तुम्हारी, ये भी मासलेस है, ये तुम्हारी स्ट्रिंग भी तुम्हारी मासलेस है, इनका कोई मास नहीं है, अभी पढ़ोगे इनका कोई मास नहीं। एक पुली में 2 ब्लॉक बने हुए, ये M ब्लॉक का है, ये 2M ब्लॉक है। अगर ये 2M ब्लॉक का है, इसका वेट ज्यादा, ये नीचे की तरफ जाएगा, मैंने कहा ये A एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, अगर ये A एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा तो ये एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा, सिंपल भाई, जितने A से नीचे जाएगा ये, तो A से ये ऊपर जाएगा। एफईडी बनाओ तुरंत, 2M का एफईडी बना, 2M का एफईडी बनेगा, तो 2M से कौन, अब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कौन टेंशन लगता है, स्ट्रिंग में क्या, स्ट्रिंग, अगर एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या खिंचाव आएगा, कोई ब्लॉक खींचोगे, छोड़ दिया मैंने खींच के, अगर मैंने कहा ये ब्लॉक है, अगर मैंने इसको एक रस्सी से टांग दिया, रस्सी से टांगने के बाद क्या, मैं इसको छोड़ दूं, खिंचाव आ जाए, इसमें एक खिंचाव आया, खिंचाव में क्या मिलता है, टेंशन, ये क्या लगता है, अवे फ्रॉम दी बॉडी से हमेशा दूर लगता है, ऊपर से भी टेंशन लगेगा नीचे की तरफ, चाहिए तो नीचे, अब इसमें क्या ऊपर इधर भी टेंशन लग रहा है, टी, ये भी एक टी लगेगा, इधर से भी टी लगेगा, इधर से भी टी लगेगा। अगर मैं इसका एफईडी बनाऊं, क्या नीचे की तरफ कितना लगेगा, 20M, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, और ये क्या है, ये एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो क्या होता है, F बराबर में होता था, नेट फोर्स देखो कितना है, नेट फोर्स T, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान लेता हूं उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, मैंने कहा 20M माइनस का T बराबर 2MA, MA होता है तो कितना आ जाएगा, 2MA। ये इक्वेशन आ गई इस वाले।
जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जा रहा है उसको पॉजिटिव मान लो, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव मान लिया, उसको पॉजिटिव मान लिया तो 20m है, तो 20m माइनस का टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, t हो गया इक्वल्स टू ma। ये इसकी इक्वेशन आ गई। इसकी बनाओ एपीटी, ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे कितना हो जाएगा 10m आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा t माइनस का 10m इक्वल्स टू me। ये इसकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। इक्वेशन कर, अगर मैंने कहा अगर this one क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg, दो बॉडीज हैं जिनका एक का मास है 4 kg, एक का है 6 kg, टाई अप विद 2 एटम मासलेस। इस जो स्ट्रिंग है तुम्हारी वो क्या है, मासलेस स्ट्रिंग है। इफ द स्ट्रिंग पासेस ओवर पुली, पुली से ओवर पास कर रही, विच फ्रिक्शनलेस, ये भी फ्रिक्शनलेस है आपका, द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम टर्म्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन बताना है आपको ग्रेविटी के टर्म में, जी की वैल्यू नहीं, जी के बताना। अगर मतलब इसका मास जाता है 6 kg, इसका मास 4 kg, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, मैंने मान लिया e एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा, तो ये भी e एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। बनाता हूं, अगर कह रहा है 4 kg इसका, अब मैं इसका एबीडी बनाऊं तो नीचे की तरफ कितना लगेगा 4g लगेगा, नीचे की तरफ, नीचे mg, m मास 4 है, g 4g लगेगा नीचे तरफ, ऊपर टेंशन आएगा, एक ये टेंशन आ गई, एक ये टेंशन आ गया, सेम नीचे की तरफ 6g आएगा, ऊपर की तरफ टेंशन आ गया, नीचे की तरफ एक टेंशन आ गया। इक्वेशन बनाओ इस वाले की, टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर है, तो t माइनस का 4g इक्वल्स टू ma मतलब 4 into e, पहली इक्वेशन। सेकंड, इस वाले का एबिलिटी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे है तो कितना आ जाएगा 6g माइनस का t इक्वल्स टू 6 है। इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके निकालो, ऐड कर दो दोनों को, t से t कट गया, कितना 6 माइनस का 4, तो 2g इक्वल्स टू कितना आ गया 10 है। एक्सेलरेशन निकालना है ग्रेविटी के फॉर्म में, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2g बाय 10, तो a बराबर कितना आ गया g बाय 5, a बराबर कितना आ गया g बाय 5। कौन सा ऑप्शन थी, बी ऑप्शन आता, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, सबका अलग अलग एपीडी बना लो, नॉर्मल सा एपीडी बना लो और सॉल्व करना निकालेगा। इसका एक बार कुछ रिपीट कर रहा हूँ, देख लो। ये ब्लॉक था, ऊपर की तरफ टेंशन लगा, इधर भी टेंशन लगा, नीचे की तरफ 6g आएगा, ये एक एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इसका एबीडी बना है कितना आ गया 4 माइनस का t माइनस का 4g, t माइनस का 4g, डायरेक्शन इधर इक्वल्स टू 4 है, 6g माइनस दोनों का सम कर दिया तो ये कितना आ गया g बाय 5। अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूँ, डायरेक्ट करना चाहूँ तो अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूँ, मैंने कहा ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, इधर कितना लग रहा है 6g, इधर कितना लग रहा है 4g। तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट कैसे निकालें, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन कैसे, नेट फोर्स निकालते थे, तो ये किससे खींच रहा है, नीचे किससे जा रहा है, ये नीचे किससे जा रहा है 6g से जा रहा है, ये कितने ऊपर से जा रहा है 4g से जा रहा है, नेट फोर्स कितना आ जाएगा 6g माइनस का 4g, टोटल मास कितना है 6 and 4 कितना आ जाएगा 10, सॉल्व कर लो तो 2g बाय 10 कितना आ गया g बाय, सीधा निकालो, एबीडी बनाएंगे होगी क्या है, सीधा नेट फोर्स देखो, नेट फोर्स ये कितने से खींच रहा है 6g से खींच रहा है, ये कितने से ऊपर जा रहा है 4g से जा रहा है, नेट फोर्स कितना आ गया 6g माइनस का 4g अपॉन टोटल मास कितना आ गया 6 और 4 10, 10 से डिवाइड कर दें कितना आ गया, सीधा g बाय 5, सेकंड। ये वाला ट्राई करो, क्या है इसमें कह रहा है कि टू मास m1 m2 आर टाइड अप, दो मास है m1 और m2 वो टाई अप करेंगे, m1 m2 टाई अप विद द टू एंड ऑफ इंटेंसिबल स्ट्रिंग, मतलब इसका passes over a frictionless pulley, ये भी frictionless है, when the mass m2 is twice that f of 1, m2 जो है वो twice है m1 का, ठीक है, तो acceleration of system is a1, जब बोला गया है कि when the mass m2, जो m2 है वो क्या है 2 times है किसका m1 का, तब acceleration कितना है आपका a1 है,
फिर कह रहे हैं कि व्हेन द मास m2 जो है वो क्या है, थ्राइस है m1 का, वो थ्राइस है m1 का, तो एक्सेलरेशन है आपका a2। तो a1 और a2 का रेशियो निकालना है, a1 a2 का रेशियो, a1/a2 निकालना है। ट्राई करो। चलो भाई, कह रहा है कि पहला क्या है कि when m2 is twice of m1, m2 जो है वो twice है m1 का, तो m2 बराबर 2m1, तो m2 की जगह हम लिख सकते हैं 2 times of m1, ठीक है। तब क्या कह रहा है कि तब आपका एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना था, a1, तो a1 ये मास ज्यादा है तो ये a1 से नीचे जाएगा, ये a1 से ऊपर जाएगा। वीडियो बना दो, तो नीचे की तरफ कितना लगेगा 20m1, नीचे की तरफ आ गया, इधर कितना आ गया 10m1, जी की वैल्यू 10 ले रहा हूँ, जी की वैल्यू 10 लेता हूँ, तो नीचे 10m1 हो गया, इसका वीडियो बनाते हैं, इधर ऊपर टेंशन लगेगा, इस वाले की बनाते हैं, कितना आ जाएगा, ये एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, t माइनस का 10m1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा m1 a1, इसका बनाओ कितना आ जाएगा 20m1 माइनस का t इक्वल्स टू 2m1 a1। यहाँ से एक्सेलरेशन a निकाल सकते हैं, a1 की वैल्यू a1 निकालो, कितना आ जाएगा, ऐड कर दूं दोनों को तो कितना आ जाएगा 10m1 इक्वल्स टू कितना आ गया d टाइम्स m1 a1, m1 कट गया, a1 कितना आ गया 10/3। सेकेंड सेम ऐसे निकालो इसका। अब कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन m2 मास, m2 जो है वो थ्राइस है m1 का, तो m2 की जगह पे सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ m1, अब एक्सेलरेशन कितना है a2, तो अभी भी ये मास ज्यादा है तो नीचे की तरफ जाएगा, a2 से नीचे की तरफ जा रहा है तो a2 से ये ऊपर की तरफ जाएगा। सही, सॉल्व करोगे a2 निकालोगे, a2 कितना आएगा नॉर्मल, ये तो एफईडी बना के, अगर मैं डायरेक्ट निकालना चाहूँ तो कितना आएगा अगर मैं डायरेक्ट निकालूं, फर्स्ट वाले से डायरेक्ट निकालते हैं, मतलब फर्स्ट वाले से ही डायरेक्ट निकालते हैं। अगर ये a1 से ऊपर जा रहा था, ये कितना था 2 टाइम्स था, ये भी a1 था। नेट फोर्स निकालते हैं, एक्सीलरेशन से a1 कितना आ जाएगा, a1 ये नीचे कितना जा रहा है 20, ये कितना जा रहा था 20m1 जा रहा था, ये नीचे कितना जा रहा था 10m1 जा रहा था, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा 20m1 माइनस का 10m1 अपॉन टोटल मास कितना है 2m1 प्लस m1, 3m1 हो गया,
20 माइनस का 10 कितना 10m1 अपॉन 3m1 सेम कितना आ गया 10/3 आ गया। रेपिड बना के निकालो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक, अगर a1 कितना आ गया 10/2 सेम a2 कितना आ जाएगा आपका a2 अगर निकालें a2 आप क्या कह रहे थे a2 में क्या था, अब ये मास कितना हो जा रहा है 3 टाइम्स हो जा रहा है, अब ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स m1 का हो जाएगा, तो नीचे नेट कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, नेट कितना आ जाएगा 30, नीचे आ गया नेट आपका 30m1। अब एक्सीलरेशन a2 है, इसका भी एक्सीलरेशन कितना है a2, तो नेट फोर्स निकालेगा तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा 30 माइनस का 10 तो 20m1, ये 30 से नीचे जा रहा है, ये 10 से ऊपर जा रहा है, तो नेट कितना आ गया 30 माइनस का 10 20 आ गया। टोटल मास कितना है 3m और 4 है, ये कितना आ गया m1 से ये कितना आ गया 5। इन दोनों का रेशियो निकालना a1 a2 का, a1 कितना है 10/3 अपॉन में कितना है 5, ये होता है a1 a2 का रेशियो कितना आ गया 2 मतलब 10/15 तो कितना आ गया 2 a1 a2 का रेशियो कितना आ गया 2 ठीक है। सेम कुछ नहीं करना, सेम करना, ये कितने से खींच रहा है ये कितने से ऊपर जा रहा है, नेट फोर्स निकालो टोटल मास निकालो डिवाइड करो तो एक्सीलरेशन आ गया आपका। नेक्स्ट चलो स्प्रिंग्स डिस्कस करते हैं इसके बाद। स्प्रिंग आइडियल स्प्रिंग मास का एक ब्लॉक ये एक आइडियल स्प्रिंग है। आइडियल स्प्रिंग का मतलब ये मासलेस है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस है। फिलहाल तो अभी आइडियल है, इसका मतलब कोई इसका मास नहीं है, ये हम रोटेशन में पढ़ेंगे मास वाले। ठीक, अभी मान लो इस पे एक ब्लॉक टंगा हुआ था m, इसकी ये नॉर्मल पोजीशन है, इसकी ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। अब ये m मास को मैंने क्या किया, इसको स्ट्रेच करा, अपनी तरफ खींचा, इसको अपनी तरफ मैंने खींचा, इसको अपनी तरफ खींचा तो क्या स्प्रिंग मूव होगी। पहले इसकी पोजीशन क्या थी, मीन पोजीशन ये थी, ये इससे कितना खींची है, कितना खींची, ये इतना ही तो खींची है, ठीक है, ये इतना खींची, मान लो मैं एक्सटेंशन खींची हुई है, ये एक्सटेंशन खींची हुई सेम। अगर मैं इसको कंप्रेस करा, अभी ये नॉर्मल पोजीशन, इसको कंप्रेस करा तो ये दब गई, स्प्रिंग दब गई, अपनी मीन पोजीशन से कितना बाहर आ गई, थोड़ा सा बाहर आ गई, ये बाहर आ गई, अंदर की तरफ गई, मान लो ये एक्स गई, तो स्प्रिंग पढ़ते हैं हम लोग क्या होता है, ये होता है माइनस का kx, ये होता है माइनस का kx। तो जितना फोर्स स्प्रिंग लेती है अपने, तो वो कितना होता है माइनस का kx, ये होता है माइनस का kx। जितना दबाव पड़ता है स्प्रिंग पे, जितना फोर्स लगता है वो कितना होता है माइनस का kx। जो k क्या है हमारा, k स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं F बराबर कितना आ जाएगा माइनस का kx। F कितना है आपका माइनस का kx, जिसमें k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है कि दो ब्लॉक हैं A एंड B, मास 3m है, एक का मास 3m, A ब्लॉक का मास 3m है, B का आपका मास है m, रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय मासलेस एंड इनएक्सटेंडेबल स्ट्रिंग, मतलब मासलेस है और इसकी ये अपनी पोजीशन हट नहीं रही है। उसके बाद कह रहा है होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग इज कॉन्फिगर्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन A and B इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग कट रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है एक्सेलरेशन, बताना है A और B का जब स्प्रिंग को कट कर दिया गया, मतलब इसको कट कर दिया गया है, ठीक है, कट करने के बाद आपको बताना है एक्सप्रेशन। चलो नॉर्मल स्प्रिंग है, ऊपर ये रस्सी, इसमें टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, ये ब्लॉक है, नीचे की तरफ कितना लगेगा 30 आएगा, ये ऊपर टेंशन लगेगा, इधर का भी टेंशन लगेगा, इधर टेंशन लगेगा, तो कितना आ गया
इसका नीचे कितना आ जाएगा 30m, इसका कितना आ जाएगा 10m, ये कितना टेंशन मान लो ये T1 है, ये कितना आ जाएगा T2 आ गया, ये टेंशन लगा, ये टेंशन लगा, ये नीचे कितना आ गया 30m आ गया, ये टेंशन लगा, ये नीचे कितना आ गया 10m आ गया, ठीक नॉर्मल। अभी कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन A and B इमीडिएटली आफ्टर द स्प्रिंग कट, स्प्रिंग को कट कर देंगे, जब स्प्रिंग को कट कर देंगे तो क्या ये जी एक्सीलरेशन से तो नीचे जाएगा, ग्रेविटी खींच लेगी तुरंत अपने आप को। अगर मैं नॉर्मल खड़ा हूं, मुझ पे कोई फोर्स ना लगे तो ग्रेविटी तो लगा ही नहीं है, मुझे खींच लेगी नीचे। अगर इसको कहीं से बांधूं ना, इस ब्लॉक को मैं कहीं से फोर्स ना दूं, अटैच ना करूं, तो ग्रेविटी नीचे खींच लेगी अपनी तरफ। तो अगर मैंने कहा स्प्रिंग को कट कर दिया, मतलब स्प्रिंग को कट कर दिया, तो तुरंत वो जी से नीचे जाएगी, ठीक है। कट करने पे जी से नीचे जाएगी, एक तो जी से नीचे जाएगी, ठीक। फिर अब एक एक्सीलरेशन क्या हो गया, कट करने के बाद जो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ भागेगा, नीचे की तरफ जाएगा, वो किससे जाएगा, जी से जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से, ठीक। अब कह रहा है कि अगर स्प्रिंग कट करने के पहले, कट करने के बाद, अब कह रहा है कि ए इमीडिएटली आफ्टर द स्प्रिंग कट, स्प्रिंग को कट कर दिया, जब कट कर दिया तो ब्लॉक चला गया ना। अब जब ब्लॉक नहीं गया था उससे पहले टेंशन कितना लग रहा था, टेंशन फोर्स कितना लग रहा था, ये 3m लग रहा है, ये नहीं, टोटल कितना ऊपर लग रहा होगा टेंशन फोर्स, 40 लग रहा होगा, 40 लग रहा था। ब्लॉक दो ब्लॉक होते थे ऐसे, तो नेट ऊपर कितना, इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो होता। तो सीधा हमें फॉर्मूला पता है ना कि ए कैसे निकालते हैं, ए नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स 40 लग रहा होगा, नेट फोर्स कितना था 40 था, कितना था नेट फोर्स, अगर जी के टर्म में पूछना है तो 40 मत पुट करो, सिर्फ लिख दो 4g 3g, जी की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, जी के टर्म में पूछ रहा है ना, तो नॉर्मल 3g ये 4g, तो ऊपर 4g था है ना, ये वाला 4g हो गया। टोटल मास ये तो चला गया, कितना बचा 3, कितना बचा, नहीं समझ आया, वापस देखो। अच्छा कह रहा है कि दो ब्लॉक थे ए और बी, मास 3m था, m था, रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड है मासलेस इंस्टेबल स्प्रिंग, द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड है मासलेस स्प्रिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन a and b इमीडिएटली आफ्टर द स्प्रिंग कट। अगर स्प्रिंग को कट करा जाता है उसके इमीडिएटली बताना है एक्सीलरेशन आपका क्या होगा, ठीक। तो जब स्प्रिंग को कट करे तो तुम a एक्सीलरेशन से नीचे चला जाएगा, चला गया, ठीक। अब उसके बाद जब a एक्सीलरेशन से नीचे चला गया तब क्या बनेगा, वीडियो बना लो, नहीं समझ आ रहा। ऊपर कितना टेंशन लग रहा था, ऊपर अगर ये कट नहीं होता ऊपर कितना लग रहा था 4 लग रहा था, 4g, तो बैलेंस कर रहा था उसको, ठीक। अब इसको कट कर दिया, इसको कट करने के बाद कितना बचा, कितना बचा, भाई ऊपर के लग रहा है, नीचे की तरफ कितना 3g लग रहा है, ये तो चला गया ना, नीचे की तरफ 3g लग रहा है, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, ऊपर खींच रहा, नीचे खींच रहा, रिजल्टेंट फोर्स अपॉन में मास कितना बचा 3m, ये तो बचा है सिर्फ, तो कितना आ गया ये 3mg जो भी था, ये mg लिख दो, 3mg कितना आ गया mg बाय 3mg, कितना आ गया एक्सीलरेशन, जी के टर्म में निकाला था, टोटल मास है mg निकालेगा 4m माइनस का 3, कितना आ गया एक्सीलरेशन आपका, कितना आ गया g बाई 3, ये कितना आ गया आपका, मास कितना है टोटल 3m, कितना आ गया g बाई, एक्सीलरेशन कितना आ गया g बाई, पहले एक्सीलरेशन a से जा रही थी नीचे, वापस कितना आ जाएगा g बाई 3 से, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा g बाई 3 और g से, एक कट करने के पहले कितना था g बाई 3 था, ठीक, एक और कट करने के बाद कितना g से नीचे वापस चला जाएगा। कोई डाउट?
नेक्स्ट इंक्लाइन प्लेन देखते हैं, इंक्लाइन प्लेन। ये एंगल थीटा बना रहा है, यहाँ पे एक मास ब्लॉक रखा हुआ है, एम मास का, ठीक, एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। नीचे की तरफ एम जी लगेगा, ऊपर एक नॉर्मल जाएगा, ये थीटा है, कंपोनेंट करो, ये कितना आ जाएगा, ये एम जी साइन थीटा आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, कंपोनेंट ये थीटा है, यहाँ पे थीटा बनेगा, तो ये कितना कंपोनेंट कर लो, ये एम जी साइन थीटा हो गया, ये कितना आ गया, एम जी कॉस थीटा आ गया, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है। अगर मैं कहूँ ए एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ए एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ जा रहा है, अगर ये इक्विलिब्रियम में तो बैलेंस कर देगा, पूरा फोर्स, सारे फोर्स बैलेंस कर देंगे, एन बराबर एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, सही। तो कंपोनेंट बेसिकली कंपोनेंट सीखना है, अगर एक नॉर्मल ब्लॉक जा रहा है थीटा एंगल पे, तो नीचे की तरफ एम जी कॉस थीटा लगेगा, ऊपर की ये इधर जाएगा तब एम जी साइन थीटा लगेगा, ऊपर की तरफ भी नॉर्मल फोर्स लगेगा, ये सारे के सारे फोर्स इसमें बैलेंस करे जा रहे हैं। अभी जरा इसका क्वेश्चन ये वाला बनाना, ये वाला, चलो बताओ, ट्राई करिए। कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट, ये कितना आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा, सेम। अगर मैं इधर करूँ ये कितना आ जाएगा, एम ए, ये एक्सेलरेशन, ये ब्लॉक क्या है, इसको इधर लेके भागना है, इधर से एक्सेलरेशन लेके भागना है, ये एक्सेलरेशन है, ये देखो इधर दिख रहा है, ये एक्सेलरेशन से इधर भाग रहा है, अगर ये इधर भाग रहा है, ठीक, अगर मैं इसको मूवमेंट करूं, ये नीचे कितना आ गया, एम जी साइन थीटा आ गया, अगर ये थीटा है, अगर मैं ऐसे खींच दूं यहाँ पे, ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा होगा, ये एक्सेलरेशन से इधर से ऐसे जा रहा है, ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये वाला एम ए कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कितना आ गया, एम ए कॉस थीटा, ये वाला थीटा है, ये वाला सेम, इधर कितना आ जाएगा, ऊपर एम ए साइन थीटा, इक्विलिब्रियम में बैलेंस कर लो, टोटल ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लगेगा, बैलेंस करो, सारे फोर्स कितना है, एम ए साइन थीटा, ये इक्विलिब्रियम है, तो एम ए साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये थीटा है, सॉरी कंपोनेंट गड़बड़ हो गया,
ये कितना है, एम ए साइन थीटा इधर आएगा, एम ए कॉस थीटा उधर जाएगा, ये थीटा है, ये आ गया एम ए साइन थीटा, ये कितना आ गया एम ए कॉस थीटा। बैलेंस करो जरा, बैलेंस करो, बैलेंस करो, कितना आ गया, तो एम ए साइन थीटा एम जी एम ए कॉस थीटा, मास है ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर कितना आ गया जी, ए बराबर कितना आ गया, ठीक है। इसकी कंपोनेंट करने के इसकी वापस समझाता हूँ इसको एक बार। सेम ये थीटा है, तो ये इसका एक कंपोनेंट इधर होगा एम साइन थीटा, हाँ है ना, ठीक। ऊपर की तरफ एक नॉर्मल जाएगा, नीचे की तरफ इधर, नीचे की तरफ कितना लगेगा एम जी कॉस थीटा। अभी ये एक सिलेक्शन से भाग रहा है, इधर की तरफ भाग रहा है, इधर की तरफ भाग रहा है, अगर मैं इधर ऐसे खींच लूं तो ये थीटा आ गया, ये एम है, इसका रिजल्टेंट क्या है, एम है, फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। अब आ जाओ इधर, इधर क्या लगेगा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये कितना होता है एम जी कॉस थीटा, ये कितना आ गया, सॉरी एम ए कॉस थीटा, ये कितना आ गया एम ए साइन थीटा। अब ये सारा इक्विलिब्रियम में, ये इसके बैलेंस हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा किसके बराबर हो गया एम जी साइन थीटा के, इसे निकल है। बाकी और कौन सा फोर्स, एन प्लस इनका सम इसके बराबर है, यहाँ से भी निकल सकता है सीधा कर लिए। एम जी साइन थीटा किसके बराबर है एम ए कॉस थीटा के, तो ये बराबर कितना आ गया जी टैन थीटा। नेक्स्ट 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 ये बात है, कह रहा है कि a person of mass 60 kg inside a lift of mass 940 kg and press a button on control panel, lift start moving upward and acceleration, ठीक है। एक लिफ्ट में, एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट है, एक पर्सन लिफ्ट में जिस पे पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका मास कितना है 60 kg है, 60 kg है, हाँ। इनसाइड अ लिफ्ट एंड मास 940 kg, इनसाइड लिफ्ट जिससे लिफ्ट का मास कितना है 940 है, कितना है 940 kg, हाँ। The lift start moving upward with acceleration, ये ऊपर की तरफ भागने लगा, ऊपर की तरफ जाने लगी किससे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से, हाँ। आप कह रहे हैं कि टेंशन इस पे एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है, मान लो इस पे जो टेंशन लगेगा वो आपको बताना है कितना आएगा। सॉल्व करो जरा, सॉल्व करिए इसको, देखिए कितना आता है। नॉर्मल एफबीडी बनाइए, सॉल्व करिए कितना आ रहा है।
चलो ट्राई करते हैं। चलो, एक लिफ्ट के अंदर एक आदमी खड़ा था, लिफ्ट का मास कितना था 940 kg। लिफ्ट के अंदर एक आदमी खड़ा था जिसका मास कितना था 60 kg। अगर मैं उस पूरे का सिस्टम मान लूँ, पूरे सिस्टम मान लेता हूँ, तो इसका टोटल मास कितना आ गया? टोटल मास कितना आ गया? 1000 1000 किलोग्राम हो गया। ठीक, एफबीडी बनाता हूँ जरा। तो नीचे मास कितना लगेगा जी? ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। नॉर्मल इक्वेशन बना, टेंशन भी ऊपर है, एक्सेलरेशन भी ऊपर है, तो कितना आ जाएगा? टी माइनस का इतना जी बराबर m इंटू ए। एम कितना है? 1000 इंटू ए कितना है? 1। तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करो। ये कितना है? टी माइनस का टी माइनस जी की वैल्यू कितनी है? जी की वैल्यू 10। ये कितना आ गया? 10,000 आ गया। 10,000। ये कितना है? नॉर्मल कितना आ गया? 10,000 प्लस 1,000 कितना आ गया? 11,000। टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है? 11,000। टोटल कितना लग रहा है? 11,000। ठीक है, फिर आओ कह रहा है एक बैलून विद मास m is descending down with the acceleration इतना a से, how much mass should be removed from it so that it start moving up with acceleration a? कितना मास को रिमूव कर दिया जाए कि वो एक एक्सेलरेशन से, एक बड़ा है, एक बैलून है, ठीक है, जिसका मास m है, ये a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, अब हमसे कह रहा है कि कितना मास को रिमूव कर दें। अभी मास ज्यादा तभी तो नीचे की तरफ जा रही है। अगर मास को मैं कितना कम कर लूं, मास को कितना मैं कम कर लूं कि इसकी ये ऊपर की तरफ जाने लगे, ये एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाने लगे, कितना मास मैं कम कर लूं, वो निकालना है। ट्राई करो, बताता हूं। समझ आया? देखते हैं। अगर मैंने कहा एक बैलून है, ये जिसका मास m है, ये a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, बैलून है, इसका मास a है, a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, डिसेंडिंग में दे डाउन वो भी है, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, नीचे कितना आ जाएगा? नीचे mg लगेगा, नॉर्मल इक्वेशन बना इसकी, नीचे mg जा रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी नीचे, तो mg माइनस का नॉर्मल इक्वल्स टू ma, ठीक है, तो नॉर्मल कितना आ गया यहाँ से? mg प्लस ma, नॉर्मल कितना आ गया? mg प्लस ma। अब हमसे कह रहे हैं कि इसमें से कितना मास को हम रिमूव कर लें, कितने मास को रिमूव कर लें। पहले मास m था, मैंने कहा m डैश को रिमूव कर दिया, मैंने m डैश निकाल लिया, तो कितना मास बचा? m माइनस का m डैश। अब मास कितना बचा? m माइनस का m डैश, m डैश मास निकाल लिया, इसकी वैल्यू निकाल ली, कितना मास कम करा, मैंने कहा m डैश मास को मैंने कम करा, तो यही वैल्यू निकाल ली, तो मास कितना बचा? पहले m था, m डैश निकाले तो m माइनस का m डैश बचा, अब मास नीचे की तरफ कितना लगेगा? m माइनस का m डैश इनटू g, ये नीचे लगे। अब इसकी एक्सेलरेशन डायरेक्शन कितनी होगी? ऊपर की तरफ, मास कम करी तो ऊपर की तरफ भागने लगा, नॉर्मल इक्वेशन बनाओ, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर, नॉर्मल भी ऊपर, तो नॉर्मल माइनस का m डैश इनटू g इक्वल्स टू मास कितना है? m डैश इनटू, सॉल्व करो, n बराबर कितना आ गया? इसको इधर लेके जाओ, नॉर्मल, तो m माइनस का m डैश अगर कॉमन ले लो कितना बचेगा? a प्लस का g, a प्लस का, यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ से पुट कर दो नॉर्मल, तो कितना आ जाएगा? g प्लस a इंटू m इक्वल्स टू m माइनस का m डैश a प्लस, नॉर्मल सॉल्व करो, इक्वेशन ओपन करके सॉल्व करो, इसको ओपन करके कितना आ जाएगा? a m माइनस का a m डैश प्लस का g m माइनस का g m डैश,
एन कितना था, एम जी प्लस का एम जी कट गया, एम ए कटा, सब कट गया, कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ हुआ है क्या? ए एम डैश जी एम माइनस का जी एम डैश ए एम जी एम कर दिया, कितना बचा? सब तो कर गया, 0 बच गया। चलो वापस कर देना। एक बैलून था, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा था, मास m था, नीचे mg लगेगा। अभी क्या थी, एक्सेलरेशन डायरेक्शन कितनी थी, इधर थी, डाउन नीचे की तरफ थी। ठीक, तो नॉर्मल इक्वेशन क्या बनेगी नीचे, mg माइनस का नॉर्मल इक्वल्स टू ma। तो नॉर्मल कितना आ जाएगा, mg माइनस का ma इक्वल्स टू नॉर्मल। अभी क्या करें, नॉर्मल सेम, ये m था, अब इसमें से मैंने मान लो m डैश कम कर दिया, मास m डैश कम कर दिया तो कितना बचा, m माइनस का m डैश, ऊपर की तरफ नॉर्मली लगेगा, नीचे कितना लगेगा, m डैश इंटू जी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर हो गई। अब नॉर्मल इक्वेशन क्या बनेगी, n माइनस का m डैश जी इक्वल्स टू m माइनस m डैश इंटू नॉर्मल कितना था, mg माइनस का ma, तो mg माइनस का ma, इसको ओपन करो, mg कितना आ जाएगा, माइनस का mg प्लस का m डैश g इक्वल्स टू ma माइनस का m डैश a। क्या कर रहे हैं, mg कट गया, mg कट गया, क्या बचा बाकी, ma ये नेगेटिव है, m डैश नहीं है, ये वाला है ma। तो नॉर्मल कितना बचा, ma को इधर लेके आ रहा हूँ, तो m डैश g इक्वल्स टू कितना, ma 2ma माइनस का m डैश a। क्या पूछा है, स्टार्ट, m डैश निकाला, m डैश को इधर लेके आ दो, कितना आ जाएगा, m डैश अगर कॉमन, इसको इधर लेके आ दूंगा, m डैश कॉमन हो तो a प्लस जी बचा, a प्लस जी बराबर कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ ma। तो m डैश निकालना था, m डैश कितना आ गया आपका, m डैश आ गया आपको 2ma अपॉन a प्लस, इतना मास अगर मैं रिमूव कर दूं तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी, ऊपर आ जाएगी। ऐसा कोई ऑप्शन, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेना, कैलकुलेशन करो, कोई डाउट सर, बताना है। इसके बाद एक होता है शूडो फोर्स, शूडो फोर्स है क्या किसी को, एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक वेट मशीन रखी थी जो वेट मेजर करती थी, ठीक है, ये वेट मेजर करती थी सबका। मान लो इस पे वेट आ रहा था, तुम्हारा वेट आ रहा था 100, ठीक है, 100 लिफ्ट। तो अच्छा, वेट मशीन जो थी, वेट मशीन हमेशा हमारा नॉर्मल फोर्स मेजर करती, ना कि मास मेजर करती, ठीक है। अगर एक बंदा लिफ्ट के अंदर खड़ा था, जहाँ मुझे नहीं पता कितना मेजर कर रही है, देख लेंगे, ठीक है, ये लिफ्ट के अंदर खड़ा था, एक बंदा ये बाहर खड़ा था,
एक ही बराबर, ठीक। अगर इसका मास था 10 kg, ठीक है, इसका मास अगर 10 kg और ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ये बराबर 2 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है। तो नॉर्मल, अगर नॉर्मल मैं इस इंसान के लिए बनाऊं, इस इंसान के लिए भी ये लिफ्ट क्या ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ mg लेंगे, नीचे mg कितना आ गया, नीचे कितना आ गया 100 आ गया। g की वैल्यू अगर मैं टेल लेता हूं, g बराबर कितना है आपका 10 मीटर पर सेकंड। ऊपर मास कितना है, नीचे मास mg लगेगा, m कितना है 10, g कितना है 10, नीचे 100 आ गया, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लगेगा और ये a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ। तो इस मान लो ये a है और ये b है, तो a के रेफरेंस से देखो कितना आ जाएगा, नॉर्मल ऊपर की डायरेक्शन नॉर्मल ऊपर है, तो n माइनस का 100 इक्वल्स टू कितना आ गया 10 into 2 m into a कितना है आपका इतना, n बराबर कितना आ गया 20 प्लस 100, तो n कितना आ गया 120, n की वैल्यू कितनी आ गई 120। कब a के रेफरेंस में जब a ने देखा a लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रही थी, a ने देखा लिफ्ट जो है तुम्हारी ऊपर की तरफ जा रही है, तब कितना आ गया तुम्हारा नॉर्मल फोर्स कितना आ गया 120 न्यूटन आ गया। अब अगर मैं b के लिए बात करूं, b तो लिफ्ट के अंदर ही बैठा है, b तो जब लिफ्ट जाएगी ऊपर तो b भी ऊपर साथ में जाएगा, तो b के लिए तो एक्सेलरेशन 0 हो गया ना, b के लिए तो एक्सेलरेशन 0 हो गया भाई। अगर मैं लिफ्ट में बैठा हूं, लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, तो लिफ्ट साथ मैं भी तो ऊपर जा रहा हूं, तो मेरे साथ तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 0 हो गया, साथ में जा एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। एक्सेलरेशन अगर 0 हो गया तुम्हारा, अगर मैं नॉर्मल निकालूं तो नॉर्मल किसको एनजी को बैलेंस कर देगा, तो नॉर्मल कितना आ गया n बराबर, अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो n माइनस का 100 इक्वल्स टू m एक्सेलरेशन जी तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा सारा, ये 0 हो गया, तो n कितना आ गया 100। अब ये लोचा हो गया, अब ये अगर लेफ्ट के अंदर कोई बाहर से आदमी देख रहा था, उसका फोर्स दिख रहा, उसको दिख रहा था कितना 120 दिख रहा था, अब अंदर से वो देख रहा कि कितना 100 आ रहा, तो लोचा हो गया ना। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ था F बराबर ma, न्यूटन का जो सेकंड लॉ था F बराबर ma, ये सिर्फ वैलिड होता है, ये ऑलवेज वैलिड फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। तो F बराबर जो न्यूटन का सेकंड लॉ था तुम्हारा dp/dt बराबर चेंज इन मोमेंटम, वो क्या था तुम्हारा हमेशा इनर्शियल फ्रेम के लिए ही वैलिड था, नॉन इनर्शियल के लिए वैलिड है, क्योंकि दो चीजें आ गई, सीधा देगा कि मान लो a भाई साहब है b भाई साहब है, इनके लिए कितना आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है 100 आ रहा है, इनके लिए कितना आ रहा है आपका 120 है, तो कितना डिफर आ रहा है 20 का डिफर दिख रहा है, तो 20 का डिफर दिख रहा है, तो उन्होंने बताया कि 20 का फोर्स लग रहा है, कहीं से लग रहा है, कहीं से डिफरेंस दिख रहा है, तो इस फोर्स जो फोर्स ये क्या है इनविजिबल फोर्स है, कहीं से लग रहा है, इस फोर्स का नाम उन्होंने दे दिया स्यूडो फोर्स। इस फोर्स को उन्होंने बाद में बोल दिया कौन सा फोर्स है तुम्हारा, ये स्यूडो फोर्स है, ये बाद में बोला गया तुम्हारा कौन सा फोर्स है, स्यूडो फोर्स है, ठीक है। सेकंड लॉ जो न्यूटन का है वो तुम्हारा वैलिड होता है सिर्फ किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। तो स्यूडो फोर्स क्या होता है, स्यूडो फोर्स यही है जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है तुम्हारा, वो कौन सा तुम्हारा है स्यूडो फोर्स। कितना 20 न्यूटन का जो फोर्स लगा वो तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा क्या था स्यूडो फोर्स था। अच्छा स्यूडो फोर्स था, चलो तो स्यूडो फोर्स इसमें अगर मैंने इक्वेशन बनाई थी n, तो n कितना था माइनस का 100 इक्वल्स टू m इनटू a। अगर मैं देखूं लिफ्ट के साथ वो ऊपर की तरफ जा रहा था, ये ऊपर से, तो उसके लिए एक्सेलरेशन 0 हो गया, एक्सेलरेशन उसके लिए अगर 0 हो गया, एक्सेलरेशन उसके लिए 0 हो गया, तो भाई लोचा अगर इसके लिए 120 आ रहा है, इसके लिए 100 आ रहा है, तो लोचा है। तो उन्होंने बताया कि जो स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स वो नीचे की तरफ लगता है, मतलब उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो हो जाएगी वो नीचे की तरफ हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन जो निकालने के विद रिस्पेक्ट टू किसके हो जाएगा, पिपल के जो अंदर बैठा हुआ है, और जो मास ma जो हो जाएगा तुम्हारा, जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उसको निकालना उन्होंने मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो नीचे की तरफ स्यूडो फोर्स लगेगा, F जो लगेगा वो F बराबर क्या होगा, मास जो होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट
इंटू ए क्या होगा एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन जो है तुम्हारा पेपर, जो एक्सेलरेशन जो होगा ये पेपर के एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, जो स्यूडो फोर्स है तुम्हारा क्या हो जाएगा F बराबर ma, m क्या हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका, इसके रिस्पेक्ट में, किसके, जो आदमी बैठा होगा, जो ऑब्जेक्ट रखा होगा उसके रिस्पेक्ट, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में अगर ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन सीधे, तो उसके कंपैरिजन में उसको नीचे की डायरेक्शन दे देगी कि एक्सेलरेशन हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में मारेंगे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तब अगर मैं देख लूं कितने का है, ma का ही तो डिफरेंस आ रहा था, ये अगर मैं ऐड कर देता, ये अगर मैं ऐड कर देता तो मैं कितना आ जाता, वही नेट फोर्स इक्वल आ जाता। तो न्यूटन ने बस यही दिमाग लगाया कि इसको एक नाम दे दिया स्यूडो फोर्स, जो कि बाहर की तरफ लग रहा है, जो कि अननोन है, नहीं पता है कौन सा लग रहा है, बस उसकी एक्सेलरेशन डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, इसका इक्वेशन मान लेते हैं। फिर आपका आ जाएगा एक्शन इसका क्वेश्चन है, जब मैं आपसे कितना समझ गए, एक बार पुली वाला देख लेना, पुली वाला अगर मैंने कहा ये थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इस टाइप का रेट है, ठीक है, यहाँ पे मास m1 है और ये m2 इस टाइप की, ठीक है। अगर ये मास है, नीचे की तरफ मुझे ऊपर की तरफ प्रेशर लगेगा, ठीक, ऊपर की तरफ प्रेशर लगेगा, ये मैंने ऊपर की तरफ प्रेशर लगा दिया, ऊपर की तरफ प्रेशर लग गया। अब देखो ये वाला, ये सिर्फ एक ही रस्सी है, ये रस्सी सिर्फ एक ही है, ठीक। अब यहाँ से दूसरी रस्सी स्टार्ट हो गई, अगर ये T1 ये T है तो ऊपर 2T आ जाएगा, 2T तो ये 2T, ये पूरी रस्सी देखो कौन सी है, सेम पूरी रस्सी ये सेम है, तो इधर भी टेंशन कितना जाएगा 2T जाएगा, यहाँ 2T तो यहाँ कितना आ जाएगा 4T आ जाएगा, ठीक। ये कैसे 2T आया, सेम FVD बनाओगे आप, अगर मैं इसको मास मान लेता हूँ कुछ भी जो भी है व्हाटएवर, आप इसको मान लो, इसका एडिशन बना लो, FVD बनाओगे T माइनस का एनर्जी बैलेंस करोगे तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा 2T आ जाएगा। सेम अगर ये सेम रस्सी है तो इसमें भी 2T लगेगा, इसमें भी 2T लगेगा, ये कितना आ गया 4T। जितने भी 2T लगेगा, अगर सेम रस्सी आएगी तो उसमें सेम टेंशन लगेगा, अगर रस्सी बदल जाएगी तो सेम उसमें लग जाएगा, डबल हो जाएगा इसका, ठीक। ये पुली वाला कॉन्सेप्ट। एक आखिरी क्वेश्चन है, कर लो, ये पूरा चैप्टर हो जाएगा, इसके बाद फ्रिक्शन बच जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में तो कवर करेंगे। बस एक लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई करिए।
चलो इसको होमवर्क पे कर लेना। 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, एक ये और एक ये वाला। इसमें क्या है, ये स्टोन को ड्रॉप किया गया फ्रॉम हाइट h से, ये ग्राउंड को हिट कर रही है एक सर्टेन मोमेंट p पे। इफ द सेम स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है फ्रॉम हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस, अगर पहले हाइट h थी तो अब कितनी हाइट हो रही है, 2h हो जा रही है, तो मोमेंटम बताना है ग्राउंड का कितना चेंज होगा, चेंज इन मोमेंटम बताना है आपको, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है, ये दोनों कर लेंगे, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।